अध्ययन की दृष्टि से इस चैप्टर को 2 भागों में बांट दिया हूँ। पहला भाग है मेरा एटम्स क्या है, डिफरेंट एटॉमिक थियरीज क्या है, और दूसरे पार्ट में मैंने और कैसे केमिकल फार्मूला लिखा जाए, सारी चीज़ों को रखा है। So welcome you all in our topic, that is secondary science topic chemistry। जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि हमारे चैप्टर का शीर्षक है, टाइटल है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अगर बच्चों इन एटम्स और मॉलिक्यूल को देखें तो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लाइन में ही बताया कि हम इस चैप्टर को हम एक छोटे से उदाहरण से लेकर स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग जहाँ रहते हैं उसको हम हाउस कहते हैं, और ये हाउस जैसे हम आप लोग पढ़े होंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है, ठीक उसी प्रकार से अगर एक घर को देखा जाए, एक हाउस को देखा जाए, तो ये हाउस बहुत सारी ब्रिक्स या ईंटों से मिल करके बनी होती है। ये छोटे छोटे ईंटें आपस में मिल करके और एक मकान का निर्माण करती हैं जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसको हम अपना आशियाना बोलते हैं। और उसी आशियाने की जो सबसे छोटी इकाई जिसको ब्रिक्स बोलते हैं, तो बोलते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक उसी प्रकार से अगर एक ह्यूमन बीइंग को ले लिया जाए तो ये ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है, ये छोटे छोटे रचनाओं से मिलकर जिसको बोलते हैं कोशिका। ठीक इस कोशिका को हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों एक शब्द आप बार बार सुनेंगे, मैटर। तो मैं आपको चाहता हूं कि आप समझे पहले, वह कोई भी चीज जो थोड़ा स्पेस ऑक्युपाई करती हो और उसमें कुछ मास हो। मतलब मैटर का मतलब 2 चीजें से जुड़ी हुई है, स्पेस एंड मास। कोई भी वस्तु जो स्पेस घेरती हो और उसका कुछ मास होगा, उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा चेयर, टेबल, फैन, चॉक, डस्टर, सो मेनी थिंग्स। जो आप जहां बैठे हुए हैं उसके चारों तरफ आपको अनेकों चीजें दिखाई दे रही है, सब मैटर है बच्चों। और इन्हीं मैटर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये मैटर्स कैसे बने होते हैं, किन किन चीज़ों से बने होते हैं। इसको हम आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे। हमने आपको पहले बताया कि सभी जो मैटर्स होते हैं बच्चों, ये पार्टिकल्स के बने, तो ये पार्टिकल जो होते हैं वो एटम्स होते हैं। और जब बहुत सारे एटम आपस में जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। जब कई मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड बनता है। तो आज हम इस चैप्टर का हमारा शीर्षक ही जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इसमें हम देखेंगे कि ये एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, और किस प्रकार से आज के परिप्रेक्ष्य में जो एटम्स और मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट आया है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो मुझे आशा है कि आप लोग आज के चैप्टर को देखेंगे और किसी भी प्रकार की डाउट होने पर आप क्वेरी करेंगे। जैसा मैंने इंट्रोडक्टरी लाइन में आपको बता दिया कि जब हम अपने चारों तरफ कुछ न कुछ देखते, जैसे हम जहाँ पढ़ते हैं वो टेबल है, रॉक्स, पानी का ग्लास है, आपका सिलेंडर है, ये तो एक सिंपल सी चित्र आपको दिखाई दे रहा है। आप इससे ज़्यादा चीज़ें जानते हैं। और जो चीज़ स्पेस लेती है और मास घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं। और मैटर्स जो बने होते हैं वो एटम्स के बने होते हैं। तो हम आज का दिन प्रारंभ करते हैं। आज के दिन के लिए मैंने कुछ गोल्स डिसाइड किए हुए हैं कि आज की क्लास में हम निम्नलिखित चीज़ों पर कंसंट्रेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आए। और जो आपका चैप्टर है, मैंने चैप्टर को पूरे स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 भागों में बांटा हुआ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम आज देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डिफिनिट प्रोपोर्शन क्या होता है, डाल्टन कौन थे। डाल्टन ने एक थियरी दी जो बहुत फेमस थियरी कही जाती है, जिसको डाल्टन एटॉमिक थियरी कही जाती है। डाल्टन एटॉमिक थियरी क्या है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसके डीमेरिट्स हैं, हम इसके बारे में देखें। और साथ ही साथ मैंने अपनी पिछली कक्षा में भी इस पर ध्यान दिया था और मैं फिर आपको बताना चाहूँगा और कहूँगा
कि कोई भी बच्चा जब कभी भी पढ़ाई करे तो निश्चित तौर पे ध्यान रखे कि आपकी जो बुक्स है, बुक्स में कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं कि पूरा पढ़ाई पढ़ने के बाद उसके ऊपर कुछ प्रश्न दिए, बच्चों वो प्रश्न आपको सॉल्व करना जरूरी है। तो मैं वो जो क्लासरूम की अपनी जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा अनुभव है, उसको मैं आपके बीच में लाने की कोशिश कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से। तो मैं इस एनसीईआरटी में दी हुई जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी यहाँ डिस्कस करूँगा। अक्सर मैंने देखा कि बच्चे, अगर टीचर आपको ज़बरदस्ती न करे तो बच्चे सॉल्व नहीं करते हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आपको इस चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। फिर हम देखेंगे एटम्स क्या होता है, एटम्स किन किन चीज़ों से मिलकर, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एटम्स आपको जान जाए तो ये सिंबल्स क्या होते हैं, और ये सिंबल्स किस प्रकार से काम, कौन कौन से सिंबल हैं, किस प्रकार से किसी भी एलिमेंट को नाम देते हैं, सिंबल देते हैं, हम उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से एटॉमिक डिसाइड करते हैं, और इस एटॉमिक मास से ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे मॉलिक्यूल क्या है, आयंस क्या होते हैं, आयंस भी दो प्रकार के होते हैं, आपको कैटायन क्या है, एनायन क्या है, और वैलेंसी क्या है। तो आज का पूरा चैप्टर, जो आज की गोल्स है हमारे आज की क्लास की, तो मेरा पूरा क्लास इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो मैं आशा करूंगा कि आप ध्यानपूर्वक इस मेरी बातों को सुनेंगे, और किसी भी प्रकार की डाउट होती है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर बच्चों, जैसा मैंने पहले ही बताया कि मैटर है जो पदार्थ स्थान घेरता है और उसका कुछ मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है मैटर का, एक दार्शनिक हुआ करते थे, भारतीय दार्शनिक, जो 500 बीसी में ही, हमारे इस दार्शनिक जी का नाम है महर्षि कानद। महर्षि कानद जी को फादर के रूप में भी जाना जाता है एटॉमिक थियरी का, इनको एटॉमिक थियरी का फादर भी के रूप में भी जाना जाता है। और ये इंडियन जो दार्शनिक थे, इन्होंने बताया कि जो कोई भी एक एलिमेंट है, उन्होंने बताया कि अगर जो बताया कि मैटर जो है, अगर इस मैटर को हम तोड़ते चलते हैं तो ये पहले बड़ा और छोटा में टूटेगा, ये छोटा और छोटे छोटे में टूट जाएगा, और एक ऐसी स्थिति बनेगी कि ये अब टूटना बंद हो जाएंगे। तो महर्षि कनद जी का कहना था कि अगर हम किसी वस्तु को डिवाइड करना, तोड़ते चलते हैं, और इस मैटर को उन्होंने पदार्थ नाम दिया था। कनड जी ने वो कहा था कि जब किसी मैटर को हम स्टार्टिंग करते हैं तोड़ना, और जिसको उन्होंने पदार्थ दिया, तो वो छोटे छोटे चीज़ों में टूटता चला जाता है, और एक समय ऐसी आती है कि वो अब और विभाजित नहीं किया जा सकता है, और इसी को उन्होंने एक नाम दिया था जिसको बोलते हैं परमाणु नाम दिया था। तो ये एकदम स्टार्टिंग हिस्टोरिकल चीज़ों को मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे एटम्स का कॉन्सेप्ट आया। तो स्टार्टिंग 500 बीसी में इंडिया के एक दार्शनिक महर्षि कानद जी द्वारा प्रारंभ किया गया। इसी संबंध में इंडियन एक और दार्शनिक थे, पाकुदा कात्यामा जी, इन्होंने भी बताया कि ये जो ये मैटर है, he said that these particles normally exist in a combined form। उनका कहना था कि जो ये एटम्स हैं, उस समय जो एटम्स जो है वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, सदैव किस रूप में पाए जाते हैं, कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। और यही कंबाइंड फॉर्म आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, डिफरेंट प्रकार के मैटर बनाते हैं। तो इन्होंने महर्षि कानद जी के डॉक्ट्राइन को ही आगे बढ़ाया, बताया कि पार्टिकल हमेशा कंबाइंड फॉर्म में इस्टेब्लिश होते हैं, और कंबाइंड फॉर्म में होकर के वो अलग अलग प्रकार के पदार्थ या मैटर का निर्माण करते हैं। ये तो था हमारा इंडियन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ एटम्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ग्रीक फिलासफर्स ने भी इस पे काम किया, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि जोसेफ प्रिस्टले जी हैं, डैनियल बर्नौली हैं, टोरिसेली हैं, ये सारे लोग अनेकों प्रकार के फिलासफी, इन्होंने बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ये जो ग्रीक के दार्शनिक लोग थे, इन्होंने बताया कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर के बना होता है। और उस समय जो एंशियंट समय था, उस समय दो नामी, इस कंटेस्ट में दो नामी दार्शनिक हुए, एक थे डेमोक्रिटस जी एंड ल्यूसिपस।
इन्होंने बताया कि अगर हम किसी मैटर को, सेम वो महर्षि कानद जी के ही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते चलते हैं तो ये छोटे छोटे भागों में टूटता चला जाता है और टूट करके एक ऐसी स्टेज बन जाएगी कि अब उसको और नहीं तोड़ा जा सकता है। और इसी इंडिविजुअल, उन्होंने इंडिविजुअल चीजों को क्या नाम दिया, एटम नाम दिया था। तो जो ये ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, इन्होंने बताया कि जब हम किसी मैटर को, किसी पदार्थ को, पार्टिकल को तोड़ना शुरू करते तो एक तोड़ते तोड़ते एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि वो अब और दोबारा नहीं, और छोटे भागों में नहीं टूट सकता है। इन्हीं इंडिविजुअल पार्टिकल्स को उन्होंने एटम्स नाम दिया था। हम सभी लोग, आप सभी लोग, हम सभी लोग अपने घरों में रहते हैं, अपनी मम्मी को देखे होंगे कि मम्मी हमारे दैनिक जीवन में अनेकों प्रकार के काम करती हैं और हमारे घर में अनेकों प्रकार के, आज इस समय लॉकडाउन में हम सब लोग घर पे हैं, देखा होगा कि मम्मी आपको जो अवेलेबल रिसोर्सेज होगा उसमें सुंदर सुंदर डिलीशियस खाना भी बना के देती होंगी और अनेकों प्रकार के कार्यों में बिजी रहती हैं। बच्चों, अगर हम देखें तो हमारे चारों तरफ अनेकों प्रकार के एक्टिविटीज़ हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ये केमिकल रिएक्शन हमारे दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले, जैसे चाय का बनाना। आपने देखा हो मम्मी क्या करती चाय बनाने के लिए, पहले एक बाउल लेगी और उस बाउल में थोड़ा सा पानी ले लेंगी, उसको गैस पर रख देंगी, हीट करेंगे और उसमें थोड़ा सा टी डाल देंगी। फिर क्या डालती हैं, उसमें शुगर डाल देंगी, टेस्ट के लिए थोड़ा अदरक भी डाल देती, जिंजर भी डालती हैं, लास्ट में मिल्क डाल करके बॉयल करके सर्व कर देती हैं और हम कहते हैं बहुत अच्छा चाय बना था। आपने देखा होगा डिफरेंट, ये एक जो आप चीज़ों दिख रही है बच्चों, ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शंस है। आपने देखा होगा हल्का सा मम्मी को, इस समय गर्मियों का समय चल रहा है, आपने देखा होगा मम्मी को दही बनाते हुए थोड़ा ल्यूक वार्म मिल्क लेती हैं, ल्यूक मिल्क लेती हैं, उसमें थोड़ा सा पुराना दही डाल देती हैं और देखती हैं थोड़ी देर बाद उसको फिर छोड़ देती है और कुछ घंटों के बाद देखते हैं कि वो जो दूध था वो दही में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं दूध से दही बनना। दिस इज ए केमिकल चेन, केमिकल प्रोसेस, एंड इट गवर्न्स ए रिएक्शन, चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक केमिकल रिएक्शन जो इस संसार में हो रहा है वो कुछ निश्चित नियमों के ऊपर होता है, न कि अपने आप होने लगता है। जो कुछ भी संसार में घटित हो रहा है बच्चों, वो कुछ एक निश्चित बने हुए नियम है, उसके आधार पर होता है। तो यहाँ दूध से दही बनना, आप पानी में चाय पत्ती और शुगर और मिल्क और जिंजर सब डाल करके चाय बनाना, ये सब एक प्रकार के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन में, और वो सभी रिएक्शंस कुछ निश्चित नियमों के अनुसार ही होते हैं। तो हम बात करेंगे कि क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन। तो पहले हमको जानना चाहिए कि व्हाट इज केमिकल। मैं एकदम इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। द प्रोसेस बाय विच सम सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। जैसे हम मान ले एक सब्सटेंस ए है, दूसरा सब्सटेंस बी है, ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ए भी बना सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, सी डी भी, नया उत्पाद भी बन सकता है। तो ए और बी आपस में मिलकर क्या बना, ए भी बना। जो ए है और बी है, इन दोनों को हम एक नाम देते हैं बच्चों केमिस्ट्री में, जिसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो ए बी बना, इसको हम एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट, या इसको उत्पाद बोलते हैं, इसको अभिकर्तक बोलते हैं। तो ए और बी जब मिलेगा तो ए बी बनेगा। ये एक सेट ऑफ रूल है। पेड़ पदार्थ जो रिएक्शन करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो ये जो ए और बी है ये रिएक्टेंट कहलाता है, और उनके मिलने से जो एक नया उत्पाद बन रहा है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो कोई भी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में दो चीजें इन्वॉल्व होंगी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एक निश्चित, जैसे मैंने बताया, हमने आपको एक एग्जाम्पल घर का दिया था, टी का दिया था आपको। टी का रिएक्टेंट क्या होगा, टी होगा, वाटर होगा, शुगर होगा, मिल्क होगा, तब कहीं जाकर के क्या बनता है। तो ये जो चारों चीजें हैं बच्चों, दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट। एकदम घर के उदाहरण से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको केमिकल रिएक्शन का मतलब समझ में आना चाहिए। और जो बन करके निकलता है, जिसको मम्मी सर्व करती है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक उसी वर्ष कुछ और उदाहरण लीजिए। दूध दही वाला हमने बताया, तो दूध उसका रिएक्टेंट है और उसका उत्पाद दही है।
तो इस प्रकार से जो रिएक्शन होती है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो हमारा आज के टॉपिक का इम्पोर्टेंट पार्ट है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बच्चों, एक देयर आर टू मेन लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। दो वैज्ञानिक थे, लेवोसियर एंड जोसेफ प्राउस्ट। इन्होंने कुछ निश्चित केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम दिए। ये नियम दो प्रकार के थे। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसी को बच्चों एक और नाम दिया जाता है डिफिनिट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। तो जो लेवोसियर थे और प्राउस्ट जी थे, उन्होंने कुछ नियम बताया। मैंने बताया कि संसार में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं कुछ नियमों के तहत होते हैं। ये नियम दो प्रकार के होते हैं। पहला, इस नियम को देने वाले जो थे, एक चित्र में आप देख सकते हो, लेवोसियर जी का मैंने चित्र बनाया। एक लेवोसियर और प्राउस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था और इस कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार संसार में जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं वो दो नियमों के आधार पर होते हैं। पहला नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डिफरेंट प्रोपोर्शन। तो हम वन बाय वन करके दोनों को यहाँ देखेंगे। आइए देखते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों, मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि बच्चों विज्ञान पढ़ते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं, जिनको मैं उस दिन भी बताया था और आज भी कह रहा हूं कि आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर होना बहुत जरूरी। विज्ञान की आधी समस्या उसकी टर्मिनोलॉजी। अगर हम उस टर्मिनोलॉजी का मतलब समझ जाएंगे तो कंजर्वेशन मतलब संरक्षित करना। ये जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार मास को न बनाया जा सकता है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कभी भी कोई भी मास का कभी हम न उसको निर्माण कर सकते हैं न उसको नष्ट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं, इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैंने एक रिएक्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और मैं उसको पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ। ए और बी दो रिएक्टेंट है, ये आपस में मिलकर के सी और डी बना रहे हैं। क्या है ए और बी? क्या है? ये बोथ आर रिएक्टेंट एंड दिस आर द प्रोडक्ट। तो देखिए, ए एंड बी आर द रिएक्टेंट। निश्चित तौर पे क्या होगा, ए का अपना एक कुछ वजन होगा, बी का अपनी भी। अगर हम कह रहे हैं कि दोनों इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या कर रही हैं, ये दोनों आपस में मिल रही हैं, मिल करके तब सी और डी बना रही हैं। तो ए और बी का अपना कुछ मास होगा और जो उत्पाद बन रहा है सी और डी, वो ए और बी के मिलने से भी कुछ बनेगा। तो इस नियम का अगर सही ढंग से मतलब समझ ले बच्चों, तो इन दोनों का जो योग होगा मास का, इन दोनों के मास के सदैव बराबर होगा। कभी भी अगर मान लीजिए अगर रिएक्टेंट 2 ग्राम है तो प्रोडक्ट भी 2 ही ग्राम बनेगा। कभी भी ये 3 ग्राम नहीं हो जाएगा, कभी 4 ग्राम नहीं हो जाएगा। बनेगा तो बनेगा क्या, 2 ही ग्राम बनेगा। तो ये नियम कहता है कि मास को न हम बना सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, वो सदैव बराबर रहता है। अर्थात मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो आइए हम इसको एक उदाहरण से देखते हैं। मैं एक उदाहरण लिखता हूं। ठीक है, दो बच्चों यहाँ देखिए, मैंने 2s2 + O2 गिव राइज टू 2s2O। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा बच्चों। देखिए, इसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है, जबकि इसके आगे 2 लिखा हुआ है, इसके आगे भी 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं यहीं पर शुरू में ही आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, ये जो H है ये एटम है। जब इसके पहले कुछ नहीं लिखा है तो इसका मानेंगे, इसका मतलब कि यह एक संख्या में है। हमने लिख दिया O2, इसका मतलब कि 2 ऑक्सीजन एटम के मिलने से बना हुआ है। उसके पहले इसका मतलब 1 मोल है। यहाँ का मतलब है बच्चों, ये अगर इस पर कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे।
यहाँ इसका मतलब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये। अगर मैं बोलता 2H, इसका मतलब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ बोलेंगे। और यहाँ पर 2H2 लिखा हुआ, इसका मतलब हम बोलेंगे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आप जानते हो कि एटम एटम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो आगे की क्लासेस में हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं, समझ लेना है कि 2H2 का मतलब है 2 मॉलिक्यूल, 2 मोल लिखा हुआ है किसका, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। यहाँ 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके जो बनाते हैं। अगर हम बच्चों इसको देखें तो हम जानते हैं कि इसका एटॉमिक मास 1 होता है। तो 2 इंटू 2 प्लस हम जानते हैं कि इसका 16 होता है 1 का, तो 2 का 16 इंटू 2। इसी तरह तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल 4 प्लस 32, इधर 2 16 2 18, अगर हम दोनों को समअप कर दे तो 36, इधर भी 36। इससे एविडेंसली ये प्रूफ होता है कि ये जो रिएक्शन होता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूफ करिए कि दिया हुआ रिएक्शन आप कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है बच्चों, आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दिए हुए मास को जोड़ लेंगे। अगर ये दोनों की संख्या बराबर हो गई तो कहेंगे कि हाँ ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो आशा करते हैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आया होगा। और इसका मतलब है कि ये रिएक्शन शो करता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल। दिस वैल्यू शोज दैट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आगे बढ़े हम। दूसरा नियम जो लेवोसियो और प्राउस्ट ने दिया था उसको लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। और यह नियम के अनुसार अगर हमको देखना है बच्चों तो दिस लॉ states that element combine in their definite proportions of mass and volume to give rise compounds। अर्थात इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि हमको क्या बना। मान लीजिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसानी समझिए, एकदम चीज़ें हलवा है, बस फोबिया क्रिएट नहीं करिए अपने मन में। हमको बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन चाहिए। कि कुछ और हाइड्रोजन भी चाहिए? निश्चित तौर पे नहीं चाहिए। कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला देखें तो होता है फार्मूला CO2। हम जानते हैं इतना। इसका मतलब है कि एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के मिलने से, ये मिलने से मतलब बच्चों ये वॉल्यूम से मैं बता रहा हूं, क्या बनता है, CO2 बनता है। अर्थात जब कभी भी हम एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन को साथ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। ये तो हमने वॉल्यूम के हिसाब से हो गया। अगर हम इसी को बाय मास के वॉल्यूम में देखें तो हम जानते हैं CO2 कार्बन का एटॉमिक मास 12, इसका 32। इसको हम सिंपल करें 2 × 12, फिर इसको और सिंपल करें, क्या आया, ये बाई हम मास के कंसेप्ट में बता रहे बच्चों। तो जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो 2 चीजें के बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए अगर हम मास के कंसेप्ट तो कार्बन 3 संबंधे 8 के मास के अनुपात में लेने पर क्या बनेगा, CO2 बनेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम के कंसेप्ट जब कभी भी हम 1:2 के रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन के लिए तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो ये लॉ यही कहता है कि states that element combine in their definite proportion of mass and volume to give rise compounds. In chemical substance, the element are always present in definite proportion and by mass and volume. मैंने दोनों को, 2 मास और वॉल्यूम दोनों से उदाहरण से आपको समझा दिया। दूसरा उदाहरण से आप देख सकते हैं, पानी है आपका, ये पानी का फार्मूला H2O। इस फार्मूला को देखने से क्या लग रहा है कि 2 ऑक्सीजन
दो सॉरी हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलने से क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। इसका मतलब बाई वॉल्यूम जब कभी भी हाइड्रोजन को 2 और ऑक्सीजन को 1 लेंगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। लेकिन मास के स्ट्रक्चर में देखें तो मास देखिए H2O है, तो हाइड्रोजन कितने हैं, इसका एटॉमिक मास 2 होगा और इसका 16। अर्थात जब कभी भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 के रेशियो मिलेंगे बाय मास, देन ऑलवेज वाटर इज फॉर्म। तो ये कहता है जब कभी भी पानी बनना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही होना है बाय मास, और वॉल्यूम के हिसाब में 2:1। तो ये लॉ कहता है कि जब कोई एलिमेंट कंबाइन करता है तो वो हमेशा डिफिनिट प्रोपोर्शन उसके मास और वॉल्यूम के लेके ही बनता है, कभी अपने मन से नहीं बन सकता है। तो दिस वाज द सेकेंड लॉ ऑफ called law of constant or definite proportion proposed by Lavoisier and Proust. Third one is very important and जिन्होंने ये पूरी थियरी को आज अस्तित्व दिया उसकी बात हम करेंगे। चित्र में आप देख रहे हैं बच्चों, इस चित्र में श्री डाल्टन जी का बना हुआ जॉन डाल्टन जी का चित्र है ये। और जॉन डाल्टन जी की बात करें अगर इनकी हिस्टोरिकल में जाएं तो इनका जन्म इंग्लैंड में 1766 में हुआ था और ये बहुत ही एक पुअर वीबर फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने ये 12 वर्ष की उम्र में, बच्चों यहाँ बहुत ध्यान देने की समझने की, ये 12 वर्ष की आयु में ही टीचर बन गए थे। फिर बाद में ये 19 वर्ष में प्रिंसिपल बने और अपना विभिन्न प्रकार के काम, उनको असली प्रसिद्धि 1808 में उन्होंने एक थियरी दी जिस थियरी को डाल्टन एटॉमिक थियरी के नाम से जाना जाता है। इसी थियरी के कारण से इनको जाना जाता है। तो जॉन डाल्टन ने एक थियरी प्रपोज की, एटॉमिक थियरी प्रपोज की, जिस थियरी को डाल्टन एटॉमिक थियरी के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार जो जितने मैटर्स हैं, ऑल मैटर वेदर इट इज एन एलिमेंट आर कंपाउंड आर मिक्सचर ओनली कंसिस्ट ऑफ टीनी इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। उन्होंने बताया चाहे कोई भी मैटर हो, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके बना। उन्हीं पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया था, एटम्स कहा, और ये इनडिविजिबल होते हैं। और अब दुर्भाग्य है कि अब ये बताया जा चुका कि एटम्स भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में और तोड़े जा सकते हैं। लेकिन जब 1808 में इन्होंने जो थियरी दी थी बच्चों, तो उन्होंने बताया था कि जो डाल्टन की एटॉमिक थियरी थी, उन्होंने बताया था कि चाहे कोई भी मैटर हो, चाहे एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके बना होता है, जिन पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं, और ये इनडिविजिबल होते हैं। कब? आज की थियरी में मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी खुद, लेकिन जब डाल्टन की एटॉमिक थियरी आप एक्सप्लेन करेंगे तो लिखेंगे कि उन्होंने बोला था कि जो एटम्स होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, और इस थियरी को डाल्टन की एटॉमिक थियरी के नाम से जाना जाता है। तो आते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट डाल्टन एटॉमिक थियरी। जो डाल्टन की एटॉमिक थियरी थी उसके क्या इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं। तो डाल्टन ने बताया था बच्चों कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही बता दिया कि कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी मिक्सचर हो, कोई भी कंपाउंड हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिन पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। और ये पार्टिकल्स इनडिविजिबल होते हैं, इनको और तोड़ा अभाज्य, हिंदी में उसको बोलेंगे बच्चों अभाज्य। जबकि आपको मैंने अभी पहले इस स्लाइड में बताया कि अब इनको तोड़ा जा चुका है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम आगे के चैप्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनकी थियरी की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में पहला फैक्ट था कि सभी मैटर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। ये एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता है, और एटम्स को न ही, अर्थात
हमारी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का नियम है उसको ये फॉलो कर रहे थे। बोलते कि एटम्स को नहीं क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चौथी इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो। मैं जितना मेरा अनुभव है, मैं इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर ऑलवेज सिमिलर। जैसे मैंने बोल दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल H, ठीक है। अगर हम इसकी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ये H2 बोलते हैं। तो ये H2 जो होता है, ये H2 के जो दोनों एटम्स होंगे वो H ही होंगे, न कि यहाँ H1 H2 कुछ और नहीं होगा। तो ये लाइंस का यही मतलब है। जैसे हमने बता दिया O2, तो O2 का जो एटम्स होगा बच्चों, ये O2 मॉलिक्यूल है, तो वो और O ही होगा, कोई और दूसरा O1 O2 या OH कुछ और नहीं हो जाएगा बच्चों। तो इस थियरी के अनुसार एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर ऑलवेज सिमिलर। जैसे H2 H एटम से मिलकर बना, O2 O और O से मिलकर के बना, N2 N और N से मिलकर के बना है। नेक्स्ट चीज है बच्चों, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। यहाँ समझने की बात है, आप समझिए। यहाँ पर मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। जैसे O और हाइड्रोजन, जो ये O है ऑक्सीजन है, H है ये है, तो ये दो ऑक्सीजन H नहीं हो सकता, H ऑक्सीजन नहीं हो सकता है। तो इनका जो चौथा जो पोस्टुलेट था, पांचवा पोस्टुलेट था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। मतलब ऑक्सीजन का O होगा, H हाइड्रोजन का H होगा, नाइट्रोजन का N होगा, पोटेशियम का K होगा, सो ऑन। मतलब कभी भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के एटम से नहीं करेगा, क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट्स के हैं दोनों। तो ये चीज यहाँ पर समझने की बात है। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इनका अगला था पोस्टुलेट था, एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स इन द फॉर्म टू फॉर्म कंपाउंड। हमने आपको बताया कि जो एटम्स होते सदैव होल नंबर, मतलब 1 2 3, नॉट 1.5 0.5 2.2 2.3, ये रहेंगे तो सदैव होल नंबर में पार्टिसिपेट करके मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स बनाएंगे। किसी द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। और किसी भी कंपाउंड के लिए जो नंबर है और प्रकार है एटम्स का, वो सदैव कांस्टेंट होगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे जो डाल्टन ने बताया था अपनी एटॉमिक थियरी में, जिसको हमने यहाँ पर देखा है। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप SMS से या लॉगिन करके पूछ सकते हैं। तो इस चित्र से भी उसी चीज़ को समझाने का मैंने प्रयास किया है। डाल्टन जी ने बताया कि जो किसी भी पार्टिकल का जो सबसे छोटा भाग होता है, जिसे हम एलिमेंट का सबसे छोटा भाग होता है, वो एटम्स कहलाता है। उन्होंने देखिए क्या, एक बड़ा पदार्थ तोड़ा, दो भाग में तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा, और तोड़ते तोड़ते एक छोटे ऐसे पदार्थ तोड़ते तोड़ते एक ऐसा चीज बन गया जो अब नहीं तोड़ा जा सकता। इसी इनडिविजिबल सब्सटेंस को उन्होंने क्या नाम दिया था? एटम दिया था। तो आशा ये एक छोटा सा एक चित्र है जो डाल्टन्स की पूरी थ्योरी को समझाने का एक छोटा सा प्रयास है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। आप देखते हैं कि डाल्टन्स की थ्योरी तो हमने देख ली, डाल्टन्स के क्या पोस्टुलेट्स थे वो देख लिया, डाल्टन ने एक्चुअली क्या किया। अब देखेंगे कि डाल्टन लास्टली क्यों डाल्टन की थ्योरी फेल हुई। तो जहाँ बहुत सारी अच्छाइयाँ थी डाल्टन्स की थ्योरी में, वहीं पर कुछ कमियां भी थी, और उसी कमी को हमने यहाँ देखना है हमको। डाल्टन्स की जो ड्रॉबैक्स थे या डीमेरिट थी, सबसे पहले डीमेरिट यही थी कि उन्होंने बताया था कि एटम्स इनडिविजिबल है। जैसा कि हमने बता दिया है कि आगे क्लास में आप पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 भाग में खोजा जा चुका है। तो डाल्टन्स की पहली थ्योरी ये थी कि वो इनडिविजिबल है, जो कि फेल हो गई। अब एटम्स को भी हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जा चुका है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैन समहाउ डिफर फ्रॉम ईच अदर, एंड दीज आर द मेन ड्रॉबैक इज दैट he said that
atoms are always indivisible, cannot be broken down into simpler form, but as the time passed, as the research is going on, it is proved that no, Dalton was wrong. Atoms can be divided into different parts, particles, subparticles called electron, proton, and neutron. So this is the major drawback, that he told that atoms is indivisible, but it is divisible. So very, very important topic that I would like to discuss with you all. That is in text question is there in your NCERT. In a chemical reaction, 5.3 grams of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid. The product were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water, and 8.2 gram of sodium ethylate. So that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. So आपको बताना है कि क्या ये जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था पानी का उदाहरण लेकर के। यहाँ देखते हैं बच्चों, तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, जब ऐसा प्रश्न आए तो आप लिखेंगे सोडियम, पहले उसका वर्ड फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक एसिड, क्या हुआ, इस दोनों देने से क्या बना, सोडियम एथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब देखो बच्चों, इसमें कुछ चीजें दी हुई है। मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना दिया हुआ है, 5 यहाँ लिख लीजिए 5.3 ग्राम। एथेनोइक एसिड का कितना दिया हुआ है बच्चों, 6.0 ग्राम दिया हुआ है। सोडियम एथेनोएट का कितना दिया हुआ है, 8.2 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का 2.2 ग्राम, यहाँ ग्राम भी लिखते चलेंगे बच्चों। पानी का कितना दिया हुआ है, 0.9 ग्राम। तो हमने पहले ही बताया था कि कोई रिएक्शन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, these are called reactant and these are called product। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहती है कि ये जो रिएक्टेंट का मास होगा वो सदैव प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। तो जोड़िए आप, तो 5.3 प्लस 6 इज इक्वल 11.3 ग्राम। ठीक इसी प्रकार से 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9 को जोड़िए, देखेंगे कि वैल्यू आएगी 11.3 ग्राम। अगर हम इन दोनों को रख दें तो हम देखते हैं कि 11.3 इज इक्वल टू 11.3। इससे ये सिद्ध होता है कि दिया हुआ जो इन टेक्स्ट में जो प्रश्न दिया हुआ है, यह प्रश्न किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो आपको आशा है मेरी बात समझ में आ रही है कि कैसे ऐसे प्रश्न आएंगे तो कैसे सॉल्व। कुछ नहीं करना है बच्चों, रिएक्शन के दोनों हाफ को लिख लेना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। रिएक्टेंट के नीचे उसके मास को लिखते जाइए, प्रोडक्ट के नीचे उसके मास को लिखते जाइए, दोनों को जोड़ दीजिए। और दोनों को जोड़ने के बाद अगर दोनों के साइड की, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू समान आ जाएगी, तब हम कहेंगे कि हाँ ये थियरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, हाइड्रोजन and oxygen combined in a ratio of 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of हाइड्रोजन? बहुत समझने की बात है बच्चों, हमने आपको पहले दे दिया हुआ है, क्या रेशियो दिया हुआ है, 1:8। मैंने निकाल के भी आपको बताया था पीछे के स्लाइड्स में, 1:8 की रेशियो में। तो यहां बोल रहा है कि द मास ऑफ, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 3 ग्राम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। सीधे सीधे आप देखिए, एक को द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस टू रिएक्ट
completely with 1 gram of hydrogen is 8 gram. So क्या होगा? therefore the mass of ऑक्सीजन रिक्वायर्ड क्या होगा? 8 इंटू 3, तो कितना रिक्वायर्ड होगा बच्चों? 24 ग्राम। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। 1:8 से देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा ये कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आशा है मेरी बात समझ में आ रही होगी। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ आगे के और क्वेश्चंस दिए जिसको हम देखेंगे। विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको पता होना चाहिए बच्चों, डाल्टन्स की जो थियरी थी, डाल्टन्स की जो थियरी थी वो कहती थी कि एटम्स क्या हैं? इंडिविजिबल है, मीन कैनॉट बी क्रिएटेड, दे आर कैनॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल, और इनको ना हम न ही क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये थियरी जो थी डाल्टन्स का, जो ये था, ये कहता था कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स एंड विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो डाल्टन्स की जो पोस्टुलेट्स, विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। तो आंसर इज एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स एंड दे कैन नॉट बी created nor be destroyed in a chemical reaction. चौथा इन टेक्स्ट का 32वें पेज पे दिया हुआ प्रश्न है ये। Which postulates of Dalton एटॉमिक theory can explain the law of definite proportion? Which postulates of Dalton एटॉमिक theory can explain the law of definite proportion? The relative number and kind of atoms in a given compound remain constant। अर्थात डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की जो डेफिनिट प्रोपोर्शन को करता था कि जो नंबर होता है, किस नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन ए गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे हमने बोला H2O, तो आपको पता है 2H और 1 ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम मिलेंगे तभी H2O बनेगा। CO2 तो 1 2, तो ये एकदम कांस्टेंट होता है। ये CO2 बनाना है तो आप 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ये यही इनका था कॉन्सेप्ट था। अब हम बात करते हैं बच्चों एटम्स। व्हाट आर एटम्स? व्हाट इज एन एटम? बच्चों एटम्स को पढ़ने से पहले आपने इससे पहले चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है, जिस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। उसमें आपने देखा होगा कि 2 प्रकार के सब्सटेंस बनते हैं, प्योर एंड इम्प्योर। जो ये प्योर होता है वो एलिमेंट और कंपाउंड बनाता है, और इम्प्योर होता है वो मिक्सचर बनाता है। और ये मिक्सचर के संदर्भ में हमने सॉल्यूशन के बारे में डिटेल पढ़ा हुआ है। अगर हम अपने बैकग्राउंड में जाएं और पिछले चैप्टर को ध्यान दें, होता क्या बच्चों, जब हम प्रीवियस नॉलेज को करेंट नॉलेज से लिंक करके पढ़ते हैं तो नॉलेज अच्छा होता है चीज़ों को। इसलिए मैं आपको पिछले चैप्टर की चीज़ों से जोड़ रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये कोई नया चीज़ कहाँ से आ गया, अक्सर बच्चे एकदम भौचक्का हो जाते हैं कि क्या है, कहाँ से आ गया, तो नहीं ऐसा होना चाहिए। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ इस मैटर अराउंड अस इज प्योर में कि जो मैटर हो, जो कोई भी सब्सटेंस होता है वो 2 प्रकार का होता है, प्योर एंड इम्प्योर। जो प्योर के कंसेप्ट में हमने एलिमेंट और कंपाउंड को देखा था, इम्प्योर में हमने मिक्सचर के बारे में देखा था। तो उसी एलिमेंट के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। अब हम इस एलिमेंट के बारे में यहाँ देखेंगे
कि जो ये एलिमेंट होता है बच्चों, ये एक प्योर फॉर्म होता है और ये एलिमेंट्स छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर के बना होता है जिसे हम एटम्स कहते हैं। और ये एटम्स, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। तो ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन एंड कंपेयर विथ। अगर हमने देखा बच्चों, इसलिए मैंने एक चित्र को आपको सिंबॉलिक करने के लिए, समझने के लिए लगाया हुआ है कि देखिए एक कोई मैटर है, तो अगर इस मैटर की हम बहुत गहन स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि यह छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर के बना है। इन्हीं छोटे छोटे एक एक को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। तो इस चित्र हम बस सिर्फ यही समझाने के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं कि कोई भी मैटर होता है वो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है। इन्हीं छोटे पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। और जो साइज होती है एलिमेंट्स एटम्स की, उसको हम एटॉमिक रेडियस के रूप में लेते हैं और एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर में गिनते हैं। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। और अगर हम देखें तो सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन का होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है उसका। बच्चों मैंने यहाँ पर आपको एलिमेंट्स के बारे में, यहीं पर मैं एक छोटी सी चीज़ और आपको ऐड करना चाहूँगा। देखते हैं थोड़ा सा। ये एलिमेंट जो एटम्स होते हैं वो दो तरह से होते हैं। कुछ तो एलिमेंट ऐसे, जैसे आपने नाम सुना होगा हीलियम, नियान, आर्गन, ये सब बच्चों इनको हम इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस करते हैं, जबकि बहुत सारे और रेस्ट एलिमेंट कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं पाए। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको यहाँ समझाना चाहूँगा, सल्फर। ये इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करता क्योंकि एक सल्फर का फार्मूला होता है एसिड। इसका मतलब एक सल्फर बनने के लिए कुल 8 एटम आसपास आपस में जुड़ेंगे, तब कहीं जा कर के एक सल्फर का एग्जिस्टेंस होगा। तो जो ये हमने बताया था कि एटम्स होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं एलिमेंट के, और ये एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते तो नहीं हैं, लेकिन कुछ करते हैं। जैसे वो इनर्ट गैसेस के जो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि बच्चों इनको ये एक से अधिक चीज़ों से मिलकर के, जैसे मैंने सल्फर का बताया, सल्फर का देख रहे हैं तो हमने बताया कि सल्फर का एक सल्फर से सल्फर का एटम नहीं बना हुआ है। जो ये इंडिपेंडेंटली क्यों नहीं एग्जिस्ट, S8 इसका फार्मूला होता है और 8 एटम आपस में मिलते हैं तब ये एग्जिस्ट करता है। इसीलिए एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। मैंने बताया कि एटम्स बहुत छोटे साइज के होते हैं और इनको हम नैनोमीटर में इसको मापते हैं। और एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। और हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स, कुछ एग्जाम्पल को देख सकते हैं, जैसे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। जैसे मैंने बताया कि मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया कि जो हाइड्रोजन का एटम है तो सबसे छोटा साइज का होता है, उसकी साइज होती है 10⁻⁻10 मीटर। पानी का देखें तो 10⁻⁹ मीटर। अगर हम हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसकी में देखें तो उसकी साइज होती है, उसकी एटॉमिक रेडियस होती है 10⁻⁸ मीटर। ग्रेन्स ऑफ सैंड, बालू को देखें तो 10⁻⁴ मीटर। और ये चींटी जिसको बोलते हैं चींटी ना, चींटी की एटॉमिक रेडियस ही 10⁻�2 मीटर होता है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की एटॉमिक रेडियस को किस में मापते हैं, तो आपके सामने आंसर है, इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। नाउ कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंबल्स ऑफ एटम्स और एलिमेंट। तो बच्चों यहाँ मैं आपसे कुछ बताना चाहूँगा कि सिंबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे एक चित्र में बना रहा हूँ, मान लीजिए एक चित्र होता है और ये क्लास होती है। क्लास में A बैठे हैं, B बैठे हैं, C D E F G H I J K L M N O बैठे हुए हैं। अगर इनको मैंने रोल नंबर नहीं दिया होता तो हम कैसे पहचानते कि एक रोल नंबर कौन है, 2 रोल नंबर कौन है, 3 रोल नंबर कौन है। इसलिए हमने रोल नंबर दिया हुआ है। या तो आप मान लीजिए एक स्थान, एक क्लास है
सबके चेहरे एक जैसे होते हैं, तो क्या हम पहचान पाते हैं? हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसीलिए बच्चों सभी क्लास में सभी लोगों का एक नाम होता है, सबका अपना पिक्यूलियर नाम है। दिनेश, संतोष, रवि, प्रमोद, चिंकी, चिंटू, अलग अलग जो डिफरेंट नाम से सबको पुकारे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये एलिमेंट्स को भी एक नाम दिया जाता है, जिसको हम एक सिंबल से बताते हैं। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिंबल सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वर्जिलियस। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले वर्जिलियस ने दिया था कि एटम्स को कोई भी एलिमेंट्स का जो एटम्स है उसको हम सिंबल से बताते हैं, ताकि कंफ्यूजन की स्थिति न बने। जैसे डाल्टन का दिया हुआ एटॉमिक सिंबल का कॉन्सेप्ट यहाँ देख लीजिए। डाल्टन ने बताया कि हाइड्रोजन को हम एक ऐसा गोला करके यहाँ प्लस दे देंगे तो ये हाइड्रोजन कहेंगे, ये पूरा पूरा रंगा रहेगा तो ये कार्बन होगा, ये पूरा एक गोला होगा तो ये ऑक्सीजन होगा, गोला दो भाग में बटा होगा तो नाइट्रोजन कहेगा। ये सिंबल्स थे। किसने दिया था? डाल्टन जी ने। डाल्टन जी ने बताया कि हाइड्रोजन ऐसा होगा, कार्बन ऐसा होगा, सल्फर ऐसा होगा, फास्फोरस इस प्रकार से होगा, कॉपर ये होगा, सिल्वर ये इस प्रकार से होगा, गोल्ड। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे इनका मत था। ये डाल्टन ने सिंबल्स देने का सबसे इनिशियल स्टेज है ये, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंबल का देने का श्रेय वर्जिलियस जी को जाता है। तो हम देखते हैं कि स्टडी को इजी करने के लिए, एटम्स को पहचानने के लिए एक नाम देते हैं, एक सिंबल देते हैं, और एक नाम देते हैं, इन्हीं को हम सिंबल्स बोलते हैं। बच्चों जैसे ही आपके जिले का एक सबसे बड़ा मुखिया अधिकारी होता है जिसको कलेक्टर बोलते हैं, डीएम बोलते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग में से भी बहुत सारे लोग कलेक्टर और डीएम बनेंगे। ठीक उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं IUPAC। ये एक संस्था है जो कि अप्रूव करती है द नेम्स ऑफ एलिमेंट। मतलब केमिस्ट्री को गवर्न करने के लिए, केमिकल नेम्स देने के लिए एक संस्था बनी हुई है, एक जिस गवर्निंग बॉडी है, जिस गवर्निंग बॉडी को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको जनरल नॉलेज में बहुत बार पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एंड दिस इज कॉल्ड IUPAC। IUPAC एक संस्था है जो कि अप्रूव करती है किसी भी एलिमेंट का नाम। ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड संस्था है, पूरे विश्व में ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, इसके दिए हुए नाम होता है। बच्चों अगर हम एक छोटा सा उदाहरण से आपको सिंबल्स के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे हम बोलते हैं लिथियम Li, सोडियम तो Na, हाइड्रोजन तो H, पोटेशियम को K बोलते हैं। ये अलग अलग नाम दिया। अगर हम इनको देखें तो आप सोचेंगे कि ये किस प्रकार से इनका नाम रखा गया है। अगर हम इसी चारों को देखें बच्चों, लिथियम Li बोलते हैं, सोडियम को Na बोलते हैं, SO नहीं बोलते हैं, हाइड्रोजन को HY नहीं बोलते, H बोलते हैं, पोटेशियम को लो, ये तो और अजब हो गया, पोटेशियम तो P से शुरू है लेकिन हम इसको सिंबल K देते हैं। तो अगर हम इन चारों को देखते हैं तो देखने के बाद हम सोचते हैं कि अरे ये कैसे हो रहा है। तो इसको सर्टेन रूल्स है, यही रूल्स इन संस्था द्वारा दी गई है IUPAC, जिसको हम देखते हैं। संस्था कहती है कि द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट is either first letter of the name of element or the first two letters of the name। जैसे हमने बताया लिथियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फर्स्ट नेम आ गया,
पोटेशियम के, लिथियम Li। तो ये पहला नियम आईपीएससी के अनुसार किसी भी एम्बल का एलिमेंट का जो सिंबल होता है बच्चों, उसका पहला अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, या तो उसके आगे के दो अक्षर होंगे, पहला अक्षर कैपिटल होगा, दूसरा अक्षर स्मॉल होगा। जैसे हमने बोला लेड, अभी हम आगे आके बताएंगे पीबी, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे, नो ये रॉन्ग है, ये दिस इज करेक्ट। मतलब पहला अक्षर इसका कैपिटल होगा, अपर केस में होगा, दूसरा इसका लोअर केस में होगा या स्मॉल लेटर में होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कभी भी जब किसी एलिमेंट को नाम लिखते हैं तो या तो उसके पहले अक्षर का पहला नाम होगा या पूरे नाम में उसके पहले दो अक्षर होंगे। जो पहले अक्षर होगा सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, दूसरा अक्षर सदैव स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ये था आईपीएससी द्वारा दिया गया नाम। आइए हम कुछ उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए कार्बन, लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन जनरल। जैसे कार्बन सी, बोरान बी, ऑक्सीजन ओ, हाइड्रोजन H, N, सल्फर S। ये सिंपल है, फर्स्ट लेटर होगा और फर्स्ट लेटर को ही सदैव किस रूप में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। एक तो पहले कुछ उदाहरण हमने देख लिया कि एलिमेंट्स होगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको सिंबल देने के लिए, और फर्स्ट लेटर उसका हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं, अब दो नाम वाले देखते हैं। सेकेंड लेटर इज नो वे कंसर्न विद द फर्स्ट लेटर। बच्चों यहाँ आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि ये CH ही यहाँ आएगा, ऐसा नहीं है। इसके कुछ नियम है जो दिए गए, आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पर। तो एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम को Al, तो यहाँ लेकिन एक रूल जरूर बनाया इसके लिए, जब दो अक्षर से लिए जाएंगे तो यहाँ पर ये ध्यान रखा जाएगा, जो पहला होगा वो कैपिटल होगा और दूसरा लेटर सदैव स्मॉल होगा। और पहला लेटर जो द सेकेंड लेटर इज नो वेट कनेक्टेड विद द फर्स्ट लेटर, इससे कोई इससे लेना देना नहीं है। और सदैव सेकेंड लेटर जो होगा वो सदैव स्मॉल में होगा। आइए देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें देखते हैं बच्चों। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ इस लाइन पर थोड़ा सीरियसली इसको देखने का, क्योंकि इससे कई प्रकार के प्रश्न भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, द सिंबल्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन नेम्स, सी दिस, जैसे एंटीमनी, बट उसका सिंबल SB है। तो बच्चे कंफ्यूज होते क्या, इसलिए मैं इस स्लाइड को स्पेशली ऐड किया हूँ। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच
बनिए प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा डियर लर्नर, विद्यार्थियों आपका पुनः स्वागत है। एंड एज यूजुअल आवर टीचर इज विथ अस। ओवर टू यू सर। सर, थैंक यू सर। सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिंबल्स एंड मैंने बताया आपको कि बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम उनके लैटिन वर्ड से लिए गए। जैसे एंटीबनी एसबी, तो उस लैटिन नेम उसका एसबी होता है, एसबी नाम दिया गया, लेकिन वो स्टीबियम, इसके आगे के दो ये और एस और बी को लिया गया। इसी तरह कापर को सीयू लिया गया। क्यूप्रम, उसका लैटिन वर्ड क्यूप्रम होता है। तो यह है, इसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक लर्नर ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाई मर्क्यूरी इज कॉल्ड एज, मर्क्यूरी इज रिटन एज एचजी नॉट एमसी। तो इट्स गुड क्वेश्चन बच्चों। मर्क्यूरी को एचजी इसलिए लिखते हैं क्योंकि यह लैटिन वर्ड से लिया गया है। जो लैटिन वर्ड्स होता है हाइड्रेजियम नॉट एमसी। मतलब अगर आप जो सोच रहे हो कि एमसी नहीं लिया गया, क्योंकि जब आईपीएससी ने लैटिन वर्ड्स को भी एमपीएस बनाया हुआ। जैसे एक क्वेश्चन एक लर्नर ने पूछा है कि व्हाई क्लोरीन इज रिटन एज सीएल नॉट सीएच। तो बच्चों वही चीज़ यहाँ पर भी समझने की बात है। यहाँ मैंने कुछ उदाहरण से समझाने की कोशिश की आपको। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे लेड, पीबी नाम देते हैं, लेकिन यह एक लैटिन वर्ड प्लम्बम से लिया गया है। और प्लम्बम का पी और ये फोर्थ वाला अक्षर जो बी है, इन दोनों को एक साथ रखकर के पीबी लिया गया है। पोटेशियम को के नॉट पी, तो यहाँ पर क्योंकि ये कैलियम, उसी प्रकार से क्लोरीन और कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको कि उनके लैटिन वर्ड से लिया गया हुआ। जैसे टंगस्टन, तो हम नाम से देखेंगे तो TUGSTN उसका स्पेलिंग होता है, लेकिन वो वोल्फ्रम उसका लैटिन नाम है। तो वोल्फ्रम से लिया गया, इसलिए इसको W कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना कुछ क्वेश्चन हमको कुछ लर्नर हुआ है। जैसे श्रद्धा ने पूछा है व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। बच्चों पॉलीएटॉमिक आयंस मतलब जैसे NH4+, तो ये पॉलीएटॉमिक आयन है। ये N नाइट्रोजन हुआ और हाइड्रोजन के 4 एटम आपस में मिल करके, तो ये आयन के रूप में है। आयन दो प्रकार के होते हैं, कैटायन, एनायन। आगे की क्लास में हम इसको देखेंगे, तो इसलिए इसको पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। एक क्वेश्चन आया है मोनिका का, क्लास 9 लिटिल फ्लावर स्कूल हैदराबाद से, जो मैंने आपको बता दिया कि मरकरी को HG कहा जाता है नॉट MC, क्योंकि यह लैटिन वर्ड से नाम लिया गया है। एक क्वेश्चन है विकास रॉय का, I am student of class 9 from Patna. My question is, which postulates of Dalton atomic theory is the result of law of conservation? तो बच्चों मैंने अपने क्लास के दौरान ही आपको बताया, ये आपके इंटेस्ट का भी क्वेश्चन, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बच्चों इंटेस्ट के क्वेश्चन को सीरियसली हमको देखना है। अच्छा क्वेश्चन है, which postulates of Dalton atomic theory is the result of law of conservation? तो एटम्स आर indivisible and they cannot be created nor be destroyed during a reaction. एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि
Why it is not possible to see the atom with naked eye? हमने बताया कि अभी एटॉमिक साइज की बात हो रही थी. एटॉमिक दे आर वेरी वेरी स्मॉल in size 10 to power minus 10. That's why they cannot be seen by naked eyes. एक प्रश्न और आया हुआ है. Why the most atoms not exist independently while helium argon exist? सुहानी सिटी कॉन्वेंट स्कूल वाराणसी से पूछी हुई है प्रश्न है बच्चों. मैंने आपको बताया बच्चों, देखिए कि एटम्स जो हीलियम होता है बच्चों, नियान होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, ये सब इनर्ट गैसेज है. और ये इनर्ट गैसेज रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इंडिपेंडेंटली पाई जाती. जबकि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब इनर्ट गैसेज नहीं है, इसलिए. और इनका एक निश्चित, जैसे मैंने बताया था सल्फर में जब तक 8 एस एक साथ नहीं आएगा वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती. जबकि हम मोनोएटॉमिक है, नियान, आर्गन ये सब मोनोएटॉमिक है, रिएक्शन नहीं करते, इनका ऑक्टेट पूरा है. हायर क्लासेस में जाएंगे तो और पूरी बात समझ में आएगी आपको. इसलिए ये कभी भी इंडिपेंडेंटली पाई जाती, जबकि ये सब सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली नहीं पाई जाती है. एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स. संजना कुमारी, क्लास 9th, जॉन्स, सेंट जॉन्स. बच्चों देखिए, एटम्स मैंने आपको बताया कोई भी पार्टिकल का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एलिमेंट का सबसे छोटा होता है, उसे हम एटम कहते हैं. और जब ये एटम आपस में मिल जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनती हैं. और जब मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो कंपाउंड बनता है. तो एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल एटम्स से मिलकर के बने होते हैं, और मॉलिक्यूल्स जब आपस में मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो कंपाउंड बनते हैं. Name the international organization who approved the names of elements. So the name is IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry is the international organization जो कि अप्रूव करती है किसी भी एलिमेंट्स का नाम लेकर के. तो एक क्वेश्चन है प्रियांशु सिंह सीतापुर से, पूछते हैं कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज इट्स रिलेटिव मास एंड चार्ज. तो बच्चों बता दूं कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के सबसे आउटर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, और इन पे 9.11 इंटू 10⁻, और इस पे चार्ज -1 का पाया जाता है. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे. मैं सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देता हूं जो इस क्लास को इंटरेक्टिव बनाने में मदद कर रहे हैं. अब हम बात करेंगे आगे की एटॉमिक मास, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड बच्चों को अक्सर इसे दूसरे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा. आशा करता हूं आपको समझ में. बच्चों, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट ईच एलिमेंट हैज ए डिस्टिंग्विश्ड एटॉमिक. डाल्टन जी के एटॉमिक थ्योरी ने बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक डिस्टिंग्विश्ड एटॉमिक मास होती है. विद दिस थियरी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कुड बी एक्सप्लेन इजीली. बट हम सभी लोग जानते हैं कि एटम इतने छोटे साइज में होते हैं. एटम्स आर सो स्मॉल इन साइज. जस्ट मिनट. दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, और हम इसको नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं. इसलिए इनका मास भी जानना बहुत कठिन होगा. इतने छोटे साइज में होते हैं, और इनके इतने छोटे साइज होने के कारण से इनका एटॉमिक मास नहीं जान कर सकते हैं. इसीलिए वैज्ञानिक ने क्या किया, किसी स्टैंडर्ड एटम के मास से कंपेयर करते हैं. उन्होंने क्या किया कि एक एटम का मास ले लिया, उसको उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया, और सपोज इसको ए था और XYZ एलिमेंट है, उसके कंपेयर कर लिया कि यह जो ए है इस X से कितना हैवियर है, लाइटर है, तो कंपेयर करने की कोशिश. और इसी को जो ये था, इसी को उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट नाम दिया. तो बच्चों, यहाँ मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि देखिए होता क्या. बच्चों, एक मान लीजिए एक बॉक्स है. सपोज एक बॉक्स है, आपने एक तराजू ले लिया,
इसके 2 वाट होंगे। इसको इस वजन को हमको नापना है, इसको हम इस पे रख दिया। अब हमने कुछ छोटे छोटे बॉल ले लिए, इस बॉल को रखते जाएंगे, पहले कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पे दूसरा रखेंगे, थोड़ा बहुत हिलना शुरू होगा, तीसरा रखेंगे, फिर चौथा रखेंगे। मान लीजिए 5 बॉल रखने पर ये जो बॉक्स थी इक्विलिब्रियम होगा। इसको तब तक रखते जाएंगे जब तक ये बैलेंस ना हो जाए। 5 बॉल रखने से इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉक्स है, ये जिस बॉक्स को हमने रखा था, ये 5 टाइम्स हैवियर देन मास ऑफ 1 बॉल। क्योंकि इस बॉक्स को जब हम तराजू के इस पटले पर रखते थे तो एक बॉल रखने पर कुछ नहीं पड़ा, दूसरा रखे कुछ नहीं, तीसरा रखे, डूला, चौथा रखे, थोड़ा और हिलना शुरू, 5वां रखे तो हमने देखा कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब है इस एक्टिविटी से यही इंटरफेरेंस निकलता है कि ये जो बड़ा वाला बॉल है, ये जो बॉक्स है, ये बॉल के वजन के बराबर है। इसका मतलब मास ऑफ दिस बॉल इज 5 टाइम हैवियर देन मास ऑफ दिस बॉल। मेरी बात फिर से समझने की कोशिश करो बच्चों। एक बॉल ले लिए हैं, उस बॉल को हमने तराजू के एक पल्ले पर रख दिया और छोटे छोटे, अभी आपको पता नहीं है कि किलोग्राम है कि ग्राम है कि क्या है। आपने एक को रखा, कुछ नहीं हुआ, दूसरा रखा, थोड़ा परिवर्तन हुआ, तीसरा रखा, थोड़ा परिवर्तन हुआ, चौथा रखा, थोड़ा और परिवर्तन, और 5वां रखा तो देखा कि दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये है कि जो 5 बॉल के बराबर एक बड़े बॉल का वजन है, और मतलब मास ऑफ दिस बिग बॉक्स इज 5 टाइम हैवियर देन मास ऑफ 1 बॉल। और इसी मास को उनका स्टैंडर्ड कर दिया गया और इसको रिलेटिव मास बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हुआ क्या था, जब एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट निकाला गया तो सबसे प्रारंभ में ऑक्सीजन के एटम्स के 1/16 को बेस रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ती गई, एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत रिएक्शन करता था, सभी एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव होता था। ये सब चीज़ों को देखते हुए फिर बाद में आईपीएससी ने इसको कार्बन 12 से स्टैंडर्ड मास रख दिया गया और बताया कि एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एटम एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। यहां समझने का प्रयास कीजिए, मैं बता रहा हूं बच्चों, एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एटम of an element is heavier than 1/12 of the carbon atom। मैं इसको एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए हमने एक उदाहरण ले लिया सोडियम, इसका एटॉमिक मास होता है 23। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स सोडियम इज, समझने की बात है, इज 23 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ C12। समझ लो बच्चों, हमने बोल दिया 4, हमने बोल दिया कि हीलियम है, इसका 4 होता है। 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब हीलियम इज द 4 टाइम हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन। इसका मतलब एटॉमिक मास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि कोई एलिमेंट, जो कोई एटम है, वो कितना हैवियर है, किसके, 1/12 ऑफ कार्बन। मतलब हमने उदाहरण दिया सोडियम का 23 होता है, इसका मतलब सोडियम 23 टाइम हैवियर होता है किसके, 1/12 ऑफ द कार्बन। हमने एक उदाहरण दिया हीलियम, हमने बोला 4 होता है, इसका मतलब बच्चों कि हीलियम इज 4 टाइम है 1/12 ऑफ दिस। आशा मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। बहुत बार मैंने देखा है, पूरी क्लास बीत जाती है, पूरा 9th बीत जाता, बच्चों के दिमाग से एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट नहीं खत्म होता है और हमेशा कंफ्यूजन डायलेमा की स्थिति। तो मैं पुनः आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द कार्बन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। जैसे मैंने बोला सोडियम 23, इसका मतलब सोडियम 23 टाइम हैवियर है किसके, 1/12 ऑफ कार्बन एटम। हीलियम
4, इसका मतलब ये 4 टाइम हैवियर है किसका, 1/12 हाफ कार्बन 12। तो आशा करता हूं कि आपको ये, बच्चों आईपीएससी ने पहले इस एटॉमिक मास को एएमयू से दर्शाते थे, बाद में आकर के आईपीएससी ने इसको एएमयू से हटा करके यू कर दिया, यूनिफाइड मास कर दिया। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी। तो हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब मैं बताया, अगर हमने सोडियम लिया, हमने बोला 23, इसका मतलब सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन। हमने बोला ये आपको यहाँ मैंने लिखा जैसे हीलियम 4, इसका मतलब यहाँ समझ लेना, आपको दिमाग से एकदम बैठ जाना चाहिए कि हीलियम एटॉमिक मास का मतलब क्या है। एटॉमिक मास मतलब हमने बोला 4, इसका मतलब ये 4 टाइम्स क्या है, हैवियर है किसके, 1/12 ऑफ कार्बन। अर्थात कि कोई एलिमेंट, एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द कार्बन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास दिए हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, सल्फर का 32 होता है, और क्लोरीन का 35.5 होता है। ये स्टैंडर्ड आईपीसी ने दिया हुआ, इसको आपको याद रखना है। मतलब यही है कि हाइड्रोजन इज 1 टाइम हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन इज दिस, नाइट्रोजन का मतलब कार्बन की जो 12 लिखे हो, इसका मतलब ये 12 टाइम्स हैवियर है किसका, 1/12। 1/12 को रिलेटिव मान लिया गया है, उसके संक्षेप में स्टैंडर्ड बना दिया गया उसको। क्वेश्चन, जैसा आपने कई दर्शकों ने प्रश्न पूछा था, मैंने आपको वहां पर भी जवाब दिया कि एटम्स कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, सो एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स आर आयंस। मैंने आपको बताया था कि ओनली कुछ को छोड़ करके, कौन, ये जो आपके नियान है, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन, इनको छोड़ करके बाकी सब इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर पाते। सिर्फ कुछ इनर्ट गैसेस को छोड़ करके कोई भी एटम कभी भी इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं करता, बल्कि वो आपस में मिल करके मॉलिक्यूल बना। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से हम इसको देखेंगे, और इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन टेस्ट क्वेश्चन अक्सर बच्चों को नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ एटम इज कॉल्ड, जैसे हमने इसको उदाहरण से मैंने बोला सोडियम 23, इसका मतलब सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन, मैं बार बार बच्चों देखिए एक ही उदाहरण से इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए वो बात, देन 1/12 ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो 4, हमने बोला 4 मतलब 4 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन। तो एटॉमिक मास is nothing but the atomic mass is the number of times of an element is heavier than 1/12 of carbon atom is called atomic mass, and it is expressed as U by IUPAC. देख लेते हैं, why it is not possible to see atoms with naked eye। हमने आपको ब्रेक के बाद कुछ दर्शकों के प्रश्न के समय भी बताया था, atoms of an element are so small that is not possible to see with naked eyes, and also atoms of element does not exist independently। ये बहुत, तो पहले तो बहुत स्मॉल होते हैं, दूसरी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम एटम्स को अपनी नंगी आंखों से नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स। Molecule is a collection of various atoms that combine chemically with each other। इस चित्र को देखिए बच्चों, आपको दिख जाएगा, मैटर है, मैटर हमने बोला एटम से मिलकर के बना होता है। जब कई एटम्स, 2 एटम आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। अर्थात जब एटम के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। तो
और ये हमेशा कभी भी एक एटम दूसरे एटम के साथ ऐसे ही नहीं मिल जाता, बल्कि एक फोर्स लगता है, उस फोर्स के कारण से आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इस रचना को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर डिफरेंट एलिमेंट कैन बाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। सेम एलिमेंट के भी, जैसे ऑक्सीजन मिलकर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना सकता है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर के हाइड्रोक्लोराइड HCl बना सकता है, HCl इज आल्सो ए मॉलिक्यूल। Therefore, a molecule is the smallest particle of a substance that can exist independently. यहाँ समझे, कंफ्यूज नहीं करना है बच्चों। अक्सर आप जब किताब पढ़ते हो तो आप कंफ्यूजन में आते हो। वहाँ बार बार बोल रहा हूँ कि एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन बच्चों उसके साथ एक लाइन जुड़ता है कि दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे मैंने बताया बच्चों, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल, जैसे NN क्या बनेगा N2, OO क्या बनेगा O2, H क्या बनेगा H2। इसका मतलब है कि जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिलते हैं तो नाइट्रोजन एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल बनते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल बनते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम आपस में मिलते हैं तो H2 मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, molecules of compounds contains two or more different atoms which are chemically combined together। जैसे हमने बताया कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के H2O बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के CO2 बनाता है। क्या है बच्चों, ये कंपाउंड्स है। मतलब जब दो अलग अलग एटम आपस में मिल करके जब कोई कंपाउंड बनाएगा तो वो मॉलिक्यूल ही होगा, लेकिन वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा। तो हमने देखा एलिमेंट्स, जब सेम एलिमेंट्स आपस में, एक ही एलिमेंट्स के दो एटम्स आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाएंगे। जब दो अलग अलग एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे, उसके मॉलिक्यूल मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाएगा। चित्र में देखिए बच्चों, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, सिंगल रहते हैं, जबकि हाइड्रोजन, ये एटम्स हैं, दीज आर द एटम्स, हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन, दे आर कॉल्ड एटम्स। जबकि ये जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ हो गए तो दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। लाइक दिस वन इज ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, दिस वन इज ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, दिस वन इज मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस। एक दर्शक हैं हमारे, ने एक प्रश्न पूछा है बच्चों कि एक दर्शक हैं, प्रश्न पूछते हैं कि एटॉमिसिटी क्या है और इसको कैसे हम बताएंगे। तो एटॉमिसिटी मतलब बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स, the number of elements, the number of atoms in a molecule is of that particular element is called atomicity। किसी भी एलिमेंट के कितने एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, दे आर कॉल्ड एज, द नंबर इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। जैसे हीलियम हमने आपको बताया कि एक है, ये तो ये मोनोएटॉमिक हुआ। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने हैं, ऑक्सीजन कितने एटम मिले हुए हैं, दो, O और O मिल करके, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 2 होगी। नाइट्रोजन 2 होगी। हमने बोला P4 मतलब इसमें P प्लस P प्लस P प्लस P 4 आपस मिल करके तब P4 बनाते हैं। इसका मतलब है कि जब 4 एटम्स आपस में मिलेंगे तो एक फास्फोरस बनता है, का मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 4 होगी। हमने आपको 2-3 बार बता चुका, S8 पॉलीएटॉमिक एलिमेंट है और इसकी एटॉमिसिटी 8 होगी, P4 की 4 होगी, N2 की 2 होगी। नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड टू मेक वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। तो हमने देखा हीलियम में एक ही जरूरत होती है, तो हीलियम इज मोनोएटॉमिक। व्हेन एन एलिमेंट कंप्राइज ऑफ सिंगल एटम्स दे आर कॉल्ड एज मोनोएटॉमिक्स। फॉर एग्जांपल
हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन। जबकि एक से ज्यादा जब हो तो O2, H2, N2, क्योंकि इनमें दो एटम्स आपस में मिल रहे हैं, इसलिए इनको Br2, Cl2, दे आर कॉल्ड एज डायटोमिक एलिमेंट्स। ट्राइटॉमिक्स 3 होते हैं, जैसे ओजोन O3, उसमें ओजोन ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, 3 एटम्स आपस में जुड़ेंगे तो क्या है टेट्राएटॉमिक, हमने बताया P4। पॉलीएटॉमिक्स जब 2 से ज्यादा हो उसमें, तो पॉलीएटॉमिक्स के उदाहरण आपको चित्र में हमने बताया P4, O3, S8, सब पॉलीएटॉमिक। मतलब तो पॉलीएटॉमिक कई प्रकार का हो सकता है, ट्राइएटॉमिक ओजोन, टेट्राएटॉमिक P4, ऑक्टाएटॉमिक सल्फर। तो नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूट ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अगर एक एटम मिलकर के बना है तो मोनोएटॉमिक, दो एटम आपस में मिलकर के बने मॉलिक्यूल में तो डायटॉमिक, 2 से अधिक है तो पॉलीएटॉमिक, अगर 3 है तो ट्राइएटॉमिक, 4 है तो टेट्राएटॉमिक जैसे फास्फोरस में पाया जाता है, 8 है तो ऑक्टाएटॉमिक जैसे सल्फर में पाया जाता है। Atoms of different elements that combine together in a fixed proportion forms compounds, molecules of compounds। जैसे हमने बताया कि पानी बनाना है तो आपको पता है कि बाई वॉल्यूम जब तक 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में नहीं बनेगा कभी भी पानी नहीं बन सकता। नाइट्रोजन अगर बनाना है, आपको अमोनिया बनानी है, तो 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन जब तक आपस में नहीं जुड़ेगा कभी भी नहीं बनेगा। तो atoms of different elements that combine together in a fixed proportion to form a molecule of compound। For example, मैंने बताया CO, जब तक कार्बन और ऑक्सीजन 2 आपस में मिलेंगे नहीं कभी भी CO2 नहीं बनेगा। अमोनिया 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मिलेगा तभी अमोनिया बनेगी। पानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम जब तक मिलेंगे नहीं तब तक नहीं बनेगा। तो दिस इज द कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। Next is sir. Yes sir, we have to wind it also sir. सर ठीक है सर, अभी तो है थोड़ा, अब नेक्स्ट क्लास में इसको ऐड कर देंगे। Okay. So thank you very much. Thank you learners. Hope you have enjoyed the class and thank you sir once again for this class. Thank you very much sir. Thank you sir.